उत्तरी अटलांटिक महासागर से बड़ी खबर आ रही है। हवा में दिखा है अमेरिकी एटमी कमांड सेंटर। खबर सामने आने के बाद यूरोपीय देश हैरान हैं। क्यों दिखाई दिया है ये? हवा में दिखा है अमेरिकी एटमी कमांड सेंटर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर सामने आने के बाद यूरोपीय देश हैरान हैं। दरअसल लगातार दुनिया में जिस तरह का तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उत्तरी अटलांटिक महासागर में एटमी कमांड सेंटर का दिखाई देना अमेरिकी कई सवाल खड़े करता है। तो समंदर के ऊपर हवा में अमेरिकी एटमी कमांड सेंटर दिखा है, लेकिन खबर क्या है समझिए। उत्तरी अटलांटिक के ऊपर दिखा अमेरिकी स्पेशल जंगी विमान। एटमी जंग के दौरान कमांड सेंटर के लिए डिजाइन किया गया है इस विमान का नाम क्या है, क्यों है ये खास, समझिए। अमेरिकी नेवी का विमान E-6B एयरक्राफ्ट है। ये मर्करी के नाम से मशहूर है E-6B एयरक्राफ्ट। E-6B विमान क्या करता है ये भी समझिए। परमाणु जंग के दौरान कमांड सेंटर का काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को संदेश देता है, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण को सफल बनाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्यों जो दिखा है और उसको लेकर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये खास है। अमेरिकी सेना का मिलिट्री ऑपरेशन एरिया है उत्तरी अटलांटिक। पिछले महीने ही उत्तरी अटलांटिक में दिखा था USS गेराल्ड और जॉर्ज बुश। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में 2 बार नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है। पहले व्हाइट हाउस में डिनर पर दोनों की मुलाकात हुई, दूसरी बार ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई है। ईरान पर दूसरे हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें ईरान पर एक बार फिर हमला किया जा सकता है। ये आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी कि ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है। नेतन्याहू ये कहते रहे हैं कि उनका जो मकसद था वो पूरी तरह से वो हासिल नहीं कर पाए हैं। ईरान पर जो हमला किया गया था, खास तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में क्या सहमति बन गई है, इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, दरअसल ये कहा जा रहा है कि इजराइल का मिशन अधूरा है, तो इसी वजह से क्या ईरान पर एक बार फिर हमला होगा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ एक और युद्ध चाहते हैं। इजराइल का दूसरा हमला क्या ज्यादा कड़ा और ताकतवर होगा। ट्रंप डिप्लोमेसी से ईरान से निपटना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू सैन्य कार्रवाई चाहते हैं। नेतन्याहू सैन्य ताकत से ईरान को ढेर करना चाहते हैं। क्यों दूसरा युद्ध चाहते हैं नेतन्याहू, ये भी समझिए। इजराइल ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है, वो लक्ष्य जो उन्होंने तय किया था। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचाए जितना नेतन्याहू पहुंचाना चाहते थे। ईरान का मजबूत मिसाइल सिस्टम भी एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। ईरान में सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ है और इसी वजह से नेतन्याहू अभी जिस तरह के हालात हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं और बड़ा हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में अब जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बेंजामिन और ट्रंप की मीटिंग में आखिरी मोहर लग चुकी है, कहा जा रहा है। अब ईरान को फाइनल वार्निंग दी गई है। अमेरिका की शर्तों के मुताबिक परमाणु करार करना ही होगा। अगर ईरान इसे मानने से इनकार करता है तो ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान से जल्द वार्ता होगी। इस दौरान अमेरिका अपनी शर्तों को बता देगा। इसके बावजूद ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो उसे एटमी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बदले ऑपरेशन ट्रू मैन। इजराइल के बदले ईरान पर गिरेंगे बम। इजराइल में तबाही के बदले दहलेगा ईरान। खामनेई पुतिन का मंसूबा तोड़ेंगे ट्रंप बेंजामिन। और इसके लिए ट्रंप और बेंजामिन ने सीक्रेटली बातचीत की जिसमें ईरान को लेकर बड़ा प्लान बताया। जिसकी डिटेल बाहर नहीं आई है। हाँ, इतना है, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं अगर परमाणु वार्ता में बात नहीं बनी तो ट्रू मैन फॉर्मूला लागू हो सकता है। ईरान में जिस तबाही के संकेत दिए हैं उसकी तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। ट्रंप ने साफ बता दिया है कि या तो ईरान को अमेरिका की शर्तों पर परमाणु करार करना होगा
नहीं तो हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही के लिए बेंजामिन को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, यानी ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि परमाणु हमला अमेरिका करेगा या फिर इजराइल, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम है। लेकिन ट्रंप ने इशारों में इस सवाल का जवाब दे दिया। बार बार ट्रू मैन फॉर्मूला कहने का मतलब है अमेरिका ईरान को काबू में करने के लिए परमाणु हमले का विकल्प भी आजमा सकता है। सवालों में ट्रंप ने 2 बार ट्रू मैन का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्रू मैन ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का ऑर्डर दिया था। यानी ट्रू मैन के रास्ते पर चलकर ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की खाई में ढकेल सकते हैं। हालांकि वॉशिंगटन में बेंजामिन और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी डिटेल बाहर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप ने अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमैन का नाम लेकर ईरान की धड़कनें जरूर बढ़ा दी। बीजिंग और मॉस्को में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ईरान पर परमाणु हमले का मतलब है परमाणु युद्ध का आरंभ, जिसमें चीन और रूस को भी उतरना पड़ेगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी पहले ही इजराइल दमन के लिए तैयार है। हालांकि विध्वंस का वक्त परमाणु वार्ता फेल होने के बाद तय होगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है एटमी बमबारी भी शांति लाने का एक तरीका है। तो क्या अमेरिका ईरान में एटमी नरसंहार की तैयारी कर चुका है? कम से कम ट्रंप के तेवर तो यही बता रहे हैं, जबकि बेंजामिन पहले ही ईरान के खात्मे की बात कहते रहे हैं। अब समझिए कि ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 90% से ज्यादा कर लिया तो वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है, जबकि पेंटागन ने इनपुट दिया था कि 60% तक संवर्धन ईरान पहले ही कर चुका है। ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम है, जिसके संवर्धन से 10 से 15 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए ट्रंप और बेंजामिन के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें तय किया गया अगर ईरान नहीं माना तो परमाणु हमला ही आखिरी विकल्प होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अमेरिका के पास कई गुना ताकतवर परमाणु बम है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए बम से ज्यादा खतरनाक है। तबाही का दायरा कई गुना बढ़ सकता है। अमेरिका के पास थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी न्यूक्लियर बम है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 20 से लेकर 80 गुना तक शक्तिशाली है। यानी 300 किलोटन से लेकर 1.2 मेगाटन तक उनका वजन है। इस बम के हमले से 5 किलोमीटर तक सर्वनाश हो सकता है, जबकि 25 किलोमीटर के दायरे में बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि 3 लाख से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। इससे निकला रेडिएशन का प्रभाव 100 सालों तक रह सकता है, जबकि जापान पर गिराए गए परमाणु बम का प्रभाव 60 सालों तक रहा। लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहे थे। अगर ऐसा ही हमला ईरान पर हुआ तो ईरान को भारी बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हमले के जख्म सालों साल तक अमेरिका के अत्याचार की कहानी कहते रहेंगे, जबकि काफी हद तक इसके लिए खामनेई की जिद भी जिम्मेदार हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ाएगा। इसके लिए चीन और रूस सहयोग कर रहे हैं। रूस तो खुलकर समर्थन में आ चुका है, जबकि चीन पहले से ही परमाणु संयंत्र बनाने में मदद करता रहा है।
यानी खतरा बेहद बड़ा है। इसी वजह से अमेरिका बार बार ईरान से वार्ता करने के लिए जोर दे रहा है। इस बीच अरब में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा है, ईरान से वार्ता कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान भी वार्ता को तैयार है और अमेरिका भी, लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करना चाहता। वो बार बार कह रहा है विकास कार्यों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट किया जा रहा है, लेकिन ईरान ये नहीं बता पा रहा है कि उसने 60% तक संवर्धन क्यों किया, जबकि पावर प्रोडक्शन के लिए 20% संवर्धन ही पर्याप्त होता है। यानी ईरान सीक्रेटली परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान की इसी तैयारी से इजरायल और अमेरिका बौखलाकर हमले की प्लानिंग में जुट गए हैं, जिसके लिए परमाणु बम भी एक विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरानी मिसाइल क्षमता पर बड़ी खबर आ रही है। ईरान के पास मिसाइलों की संख्या बहुत कम है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर आधे से भी कम बचे हैं। वो हमले जो इजरायल द्वारा किए गए ईरान पर, इसमें ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान के पास मिसाइलों की संख्या भी कम हुई है और मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। तो मुश्किल में है खामेनेई की सरकार, मुश्किल में है खामेनेई, क्योंकि सिर्फ उनके पास अब 150 लॉन्चर ही बचे हैं। वो 12 दिन का युद्ध जब शुरू हुआ था तब ईरान के पास इससे कहीं ज्यादा लॉन्चर मौजूद थे। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 दिन के युद्ध में ईरान को बड़ा झटका लगा है। मिसाइलों की संख्या घटकर 1500 से भी कम रह गई है। मिसाइल लॉन्चर की संख्या भी 150 से 200 ही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है। जंग से पहले 3000 मिसाइल और 600 लॉन्चर मौजूद थे ईरान के पास। तेहरान ने आधे से अधिक मिसाइल लॉन्चर खो दिए हैं इस युद्ध में, जिनको नुकसान पहुंचाया है इजरायल ने। ये बड़ी जानकारी है जो बताती है कि किस तरह से ईरान की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया है इजरायल ने। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल एक्टिव है, ये कहा जा रहा है। छोटे शहरों में स्लीपर सेल सक्रिय हैं, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये खबर सामने आई है, जिसमें फॉक्स न्यूज ने कहा है कि अमेरिका के छोटे शहरों में स्लीपर सेल एक्टिव हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं और किसी बड़ी वारदात को भी ये अंजाम दे सकते हैं। तो अमेरिका को दहलाने का ईरानी प्लान है क्या? इसको लेकर किस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है? अमेरिका में IRGC की गतिविधियां बढ़ी हैं। IRGC इंटेलिजेंस की विशेष टास्क उसको दिया गया है। स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका के छोटे शहरों में स्लीपर सेल एक्टिव हैं। अमेरिका से पहले से मौजूद ईरान के गुप्त सेल को अब एक्टिव किया जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। आतंकी घटना को अंजाम देने का आदेश दिया गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान पर एक और हमला करने के लिए ट्रंप से अनुमति लेने अमेरिका पहुंचे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का दूसरा राउंड लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू के हमले को अनुमति देंगे? क्या नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होगा और ईरान पर हमले का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा? डिनर टेबल पर ट्रंप के सामने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि ईरान के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन इजरायल के लिए कैंसर के 2 ट्यूमर की तरह थे। इजरायल और अमेरिका ने इस ट्यूमर को खत्म कर दिया है, लेकिन अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये फिर से उभर सकते हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ईरान का एटमी मिशन फिर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि इजरायल एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर फिर हमला करने की अनुमति मांगी। न सिर्फ अनुमति मांगी बल्कि हथियार और हमले में साथ भी मांगा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को हमले की अनुमति देंगे? क्या ईरान पर हमले में अमेरिका इजरायल का साथ देगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के इजरायल वापसी के बाद ईरान पर हमला होने वाला है? ये तमाम सवाल तब उठने लगे जब रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू और उनकी सेना ने ईरान पर नए सिरे से हमले का प्लान फाइनल कर लिया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट है कि इजरायल ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल न सिर्फ अमेरिका से ऑपरेशन की अनुमति बल्कि ऑपरेशन में उसका सहयोग भी चाहता है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इजरायल को जल्द ही हमले की अनुमति दे सकता है। इसके बाद इजरायल ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो ईरान के अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर को बमबारी में खत्म नहीं कर सकते। तो सवाल यही है कि अगर इजरायल ने फिर से हमला किया तो ईरान के अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर को कैसे खत्म करेगा? क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका ने नया प्लान तैयार कर लिया है? ईरान के अंडरग्राउंड एटॉमिक ठिकानों को तबाह करने का एक ही तरीका है और वो है ग्राउंड ऑपरेशन। ऐसे में इजरायली सेना गाजा की तरह ही ईरानी अंडरग्राउंड एटॉमिक सेंटर में दाखिल होकर हमला कर सकती है। अमेरिका इजरायल को हमले की अनुमति किसी भी वक्त दे सकता है। इसका संकेत उस वक्त मिला जब अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की नई खेप देने की घोषणा कर दी। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि इजरायली एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए ट्रंप प्रशासन भारी भरकम फंड देने जा रहा है। 12,850 करोड़ रुपए के अमेरिकी फंड से इजरायली एयरबेस हाईटेक और सुरक्षित बनाए जाएंगे। ट्रंप ने अब तक इजरायल को हमले की अनुमति नहीं दी है। दरअसल ट्रंप युद्ध में जाने के बजाय ईरान से ऐसी डील करना चाहते हैं जिससे वो भविष्य में परमाणु हथियार न बना सके। डिनर टेबल पर ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने अपनी बात खोलकर रखी। सुना आपने, ईरान अगर समझौता करता है तो अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने यह बात तब कही जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति भले ही बातचीत की बात कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि ईरान इजरायल और अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल और अमेरिका को लेकर नरम रुख अख्तियार किया तो ईरान की संसद में सांसदों ने पेजेश्कियान को घेर लिया। ईरानी सांसदों ने साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने नरम रुख रखा तो महाभियोग लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। जाहिर है ईरानी हुकूमत पर इजरायल के खिलाफ कड़े एक्शन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव की वजह से ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन हूती को एक्टिव कर दिया है। ईरान के आदेश के बाद हूती ने इजरायल की धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। हूती ने न सिर्फ इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया बल्कि लाल सागर में एक जहाज को भी जला दिया। हूती ने आने वाले वक्त में हमले तेज करने की धमकी दे दी है। जाहिर है अगर इजरायल ने ईरान पर फिर से हमला किया तो ईरान उसके खिलाफ कई फ्रंट खोल देगा। ईरानी सेना के साथ साथ हूती, हिजबुल्ला और इराकी रेजिस्टेंस इजरायल पर बारूदी बरसात शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का प्रस्ताव था। लेबनान ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ये अमेरिकी राजदूत को लेबनान में जवाब सौंपा गया है। प्रस्ताव लेकर लेबनान पहुंचे थे अमेरिकी राजदूत, लेकिन ये साफ कर दिया है लेबनान ने कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है अगर वो कार्रवाई करता है हिजबुल्लाह के खिलाफ।
तो लेबनान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराकर क्या मिडिल ईस्ट में एक नई जंगी ज्वाला को जन्म दे दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा हो। लेबनान को अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा था कि हिजबुल्लाह को वो निशस्त्र करे। लेबनान ने मांग ठुकरा दी है। निशस्त्र करने से राष्ट्रीय एकता को खतरा है, ये कहा है लेबनान ने। अमेरिका की चेतावनी है कि हिजबुल्लाह का साथ दिया तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे लेबनान पर। लेबनान का रुख, ये अमेरिका का कहना है कि हम अपनी बात पर अटल हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेबनान का कहना है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला है और अमेरिका का कहना है कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे अगर वो ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं करता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के बड़े लीडर का खात्मा हो गया है, ये जानकारी आ रही है। इजरायली हमले में ढेर हो गए मेहरान मुस्तफ़ा। लेबनान में एक हमले में मारा गया मेहरान मुस्तफ़ा, ये जानकारी मिल रही है। इजरायली हमले में मेहरान मुस्तफ़ा को मार गिराया है इजराइल ने। हमास के बड़े लीडर थे मेहरान मुस्तफ़ा और लेबनान में यह हमला किया गया जिसमें खात्मा किया गया मेहरान मुस्तफ़ा का। आइए आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इजराइल का कहर हमास पर टूट रहा है। हमास के ठिकानों पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास को नेस्तनाबूद करने तक ये हमले जारी रखने का ऐलान पहले ही इजराइल कर चुका है। काफ़ी हद तक हमास की कमर इजराइल तोड़ चुका है और अब एक और बड़े लीडर का खेल खत्म कर दिया गया है इजराइल द्वारा। लेकिन इस बीच लाल सागर से बड़ी जानकारी आ रही है। हूती एक बार फिर हमले कर रहा है। हूती के हमले से तबाह हुआ एक जहाज डूब गया है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी है। हूती की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं। हूती पर अमेरिका द्वारा हमले किए गए थे, इजराइल द्वारा हमले किए गए, लेकिन अब हूती जवाबी हमले कर रहा है। जहाज डूब गया है, वो जहाज जिस पर हूती ने हमला किया था और ये जानकारी ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने दी है। तो ईरान इजराइल में बारूद की बरसात थमी जरूर है, लेकिन अदावत की चिंगारी दोनों तरफ जोर जोर से भड़क रही है। अब अगले अध्याय की शुरुआत होनी है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। डिनर टेबल पर चंद नपे तुले शब्दों ने ईरान के भविष्य की तरफ इशारा किया है। TV9 के ग्लोबल विश्लेषण में आज आप देखेंगे कि कैसे वॉशिंगटन महाविनाश का प्रायोजक बनने जा रहा है। छल से भरे जंग की ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें सिलसिलेवार धमाके तो नहीं होंगे, लेकिन अगर दोनों देशों का एक टारगेट भी खत्म हुआ तो दुनिया एक महायुद्ध का सामना करेगी। सिर्फ एक गोली या फिर एक जोरदार धमाका, और सिर्फ एक कत्ल दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झुलसा सकता है। बारह दिनों में ईरान से इजराइल तक जोरदार धमाके हुए, मिसाइलें बरसी, बम बरसे, लेकिन जंग के इस दौर का दूसरा अध्याय षड्यंत्रों का चक्रव्यूह लेकर आ सकता है। संकेत मिल चुके हैं। पहले चरण में मोसाद ने 11 वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, 30 कमांडर मारे गए। वहीं ईरान से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। हत्या के लिए फंड जुटाए जा रहे हैं। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े लीडर को मारने की कोशिश में हैं। जिसमें सबसे टॉप पर हैं खामनेई, ट्रंप और नेतन्याहू। खामनेई की हत्या अब इजराइल और अमेरिका का अगला टारगेट है। अमेरिका और इजराइल अपने ताकतवर दुश्मनों को ढूंढ निकालने और मारने में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुके हैं।
आज से 14 साल पहले पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनी गई, गोलियां चली और फिर दूसरे दिन पता चला कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन मारा गया। सैकड़ों बॉडीगार्ड के साथ रहने वाले IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर की कार पर अचानक एक ड्रोन गिरा और अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन घटनाओं का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों ऐसे नाम थे जिन्हें मारना, जिनकी लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल माना जाता था। अमेरिका इजराइल ने साबित कर दिया, ये दो देश जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका बचना नामुमकिन है। वो कितनी भी सुरक्षा में हो, कहीं भी छिपा हो, उसका अंत निश्चित है। और यह भी तय हो गया कि इनके पास हथियार भी हैं और मजबूत खुफिया तंत्र भी। अब ऐसा ही ऑपरेशन खामनेई के खिलाफ शुरू हो सकता है। डर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी। एक इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने कहा, इजराइल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। एक बैठक के दौरान मुझे बम से मारने की कोशिश की गई। इजराइल ट्रंप की हत्या के प्लान का झूठ भी फैला रहा है। इजराइल और अमेरिका का ही डर था कि खामनेई मुहर्रम तक अंडरग्राउंड रहे और ईरान ने धमकी भी दी है, खामनेई को खरोच भी आई तो विश्व युद्ध होगा। खामनेई को मारने की कोशिश से दुनिया जल उठेगी। प्रतिशोध में दुनिया के टॉप लीडर्स मारे जा सकते हैं। ईरान में इस डर की वजह है अमेरिका इजराइल के ऑपरेशंस, जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती। TV9 की ग्लोबल एनालिसिस टीम की रिसर्च के मुताबिक इस बैठक के बाद ईरान इजराइल जंग में एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, खामनेई का बेटा मुस्तफा खामनेई, अब्दुल रहीम मौसावी, ईरान के CDS अली शमखानी, खामनेई के सलाहकार, अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी के टारगेट बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा लड़ाई नहीं है। भले ही ईरान के पास मोसाद और CIA जैसी ताकतवर एजेंसियां नहीं हैं, लेकिन ईरान का फतवा इजराइल और अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। ईरान के 2 कट्टरपंथी मौलानाओं ने फतवा जारी किया है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। दोनों नेताओं को मुहर्रिब यानी खुदा का दुश्मन करार दिया गया है। दोनों के कत्ल को धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। ईरान से निकला फतवा सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सियासत का भी हिस्सा है। एक मौत का फरमान है तो दूसरी तरफ ईरान की सरकार इससे पल्ला झाड़ चुकी है। जबकि ये लोग ईरान की सरकारी इस्लामिक प्रचार संस्था से जुड़े हैं। फतवा एक सरकारी प्रचार अभियान का हिस्सा लग रहा है। मौलवी खामनेई के करीबी बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की हत्या के लिए फंड जुटाने का अभियान शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन में 167 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भीड़ से जुटा ली गई है। ईरान की वेबसाइट के जरिए लोग मोटी रकम भेज रहे हैं। जिस तरह हमने आपको अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन का अतीत बताया, उसी तरह ईरान के फतवे का क्या अंजाम होता है, इससे जुड़ी एक बड़ी घटना की याद भी आपको दिलाते हैं।
एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका इजराइल और ईरान तक मर्डर प्लान आगे बढ़ा तो यकीनन एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। ट्रंप पर हमला हो यह बेहद मुश्किल है, लेकिन इजराइल में कई लोग टारगेट बन सकते हैं। बारह दिन की जंग में इजराइल के रिहायशी इमारतों पर मिसाइल गिरी और उसमें कई लोग मारे गए। इजराइल उनका बदला लेने के नाम पर खामनेई की हत्या कर दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश में है। वहीं ईरान में 1 दर्जन से ज्यादा जनरल की मौत के बाद ईरान में भी प्रतिशोध की मांग तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बड़ी खबर इस वक्त की, फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ ने बड़ा दावा किया है। ईरानी न्यूक साइट पर पूरा कब्जा है, फ्रांस ने कहा है। फ्रांस की खुफिया विभाग के प्रमुख निकोलस लर्नर ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में दावा किया, जहां संवर्धित यूरेनियम है वहां कब्जा है। परमाणु प्लान को कई महीने पछाड़ा है, ये कहा है फ्रांस ने। एयर स्ट्राइक से न्यूक साइट तबाह हुई है। तो ये अहम जानकारी इंटेलिजेंस प्रमुख निकोलस की तरफ से दी गई है एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि कई महीने पीछे हो गया है परमाणु प्लान ईरान का। परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इसको लेकर बड़ी दावा फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ द्वारा किया गया एक इंटरव्यू में। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ईरान को लेकर 2 अहम टिप्पणियां सामने आई हैं। पहली फ्रांस के खुफिया विभाग प्रमुख की तरफ से सामने आई है। तो देखिए, फ्रांसीसी खुफिया विभाग के प्रमुख ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक से परमाणु कार्यक्रम कई महीने पीछे हुआ है। ईरान को ब्रिटेन की इस बीच चेतावनी सामने आई है, जिसमें IAEA दल को जांच करने दे ईरान ये मांग की गई है कि IAEA के दल को जांच करने दिया जाए। ये भी कहा गया है फ्रांसीसी खुफिया प्रमुख द्वारा कि संवर्धित यूरेनियम भंडार साइट पर हमारा कब्जा है। और दूसरी तरफ ईरान को ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि जांच से रोका तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर IAEA को जांच नहीं करने देंगे तो कड़े प्रतिबंध लगेंगे। इस बीच फ्रांसीसी खुफिया प्रमुख ने कहा है कि IAEA की वापसी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। यहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने कहा है कि ईरान ने इजाजत देने से इनकार किया है IAEA अधिकारियों को। बड़ी बात क्या है, देखिए, फ्रांस के दावे से विशेषज्ञ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो फ्रांस दावे कर रहा है उसमें कोई खास दम नहीं है, वो पुख्ता नहीं है। ये बड़ी बात है जो इस पर कही जा रही है। लेकिन ईरान के पूर्व राजदूत सईद हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने ईरान को सैन्य मदद नहीं दी, रूस से लड़ाकू विमान नहीं मिले, रूस अपने रणनीतिक हित में काम कर रहा है। तो देखिए, बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया जिसमें कहा गया कि रूस ने सैन्य मदद भी नहीं दी, रूस की तरफ से लड़ाकू विमान भी नहीं मिले, रूस अपने रणनीतिक हित में काम कर रहा है। ईरान की उसने मदद नहीं की युद्ध के दौरान। तो युद्ध में रूस ने क्यों मदद नहीं की ईरान की, इसे समझिए, और क्यों ये बयान दिया जा रहा है। वैश्विक कूटनीतिक दबाव है रूस पर और इस वजह से मदद नहीं की है। इजराइल के साथ संतुलित संबंध बनाकर रखना चाहता है रूस और उसके संबंध अच्छे हैं इजराइल के साथ, इस वजह से भी मदद नहीं की है। सैन्य संसाधनों की कमी भी है रूस के पास इस वक्त, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। नेटो के सामने उसकी एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है रूस और इस वजह से मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो उलझी हुई हैं। मध्य पूर्व के देशों की नाराजगी से भी बचाव की उसने कोशिश की है। आर्थिक और सैन्य सीमाएं हैं रूस की जिसमें वो मदद कर सकता है। रणनीतिक तटस्थता की भी बात की जा रही है कि इस वजह से भी रूस ने ईरान की मदद नहीं की। लेकिन वर्ल्ड वॉर भड़काने की कोशिश में रूस है और चीन है। एक साथ हमले कर सकता है रूस और चीन, ये जानकारी मिल रही है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने विस्फोटक चेतावनी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि एक साथ आ सकते हैं रूस और चीन और एक साथ हमले कर सकते हैं। सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा चीन, ये कहा है मार्क रूटे ने। ताइवान पर हमले के वक्त रूस करेगा नेटो पर हमला। देखिए, एक साथ दोनों हमला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं नेटो चीफ। चीन ताइवान पर हमला कर देगा और यूरोप पर, नेटो पर हमला करेगा रूस। तो देखिए किस तरह से ताइवान पर। अब आपको ये बताते हैं कि सत्ता बचाने के लिए जिनपिंग का 2 फ्रंट प्लान क्या है। 2 फ्रंट प्लान ये है कि एक और चीन ताइवान पर विध्वंसक हमला कर सकता है, वहीं रूस किसी नेटो देश पर हमला करेगा। चीन पुतिन से बात करने के बाद अटैक कर सकते हैं, तो रूस अमेरिका और नेटो को उलझाएगा। बड़ी बात यह है कि चीन ताइवान पर कब्जा करेगा। वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की आशंका है, ये कहा जा रहा है। मार्क रूटे ने बड़ी बातें कही हैं।